हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे आर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारा जो इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल जो वर्ल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ देखो, बायोलॉजिकल और फिजिकली जो है वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को पर क्या रहते हैं? इंटर रिलेट रहते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखो, हम जो है एनवायरनमेंट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, कौन कौन से पार्ट होंगे तो एनवायरनमेंट के वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। The second part is physical surrounding. And the third part is meteorological factors. So these are three factors are important parts of environment. Okay, now environment के हम जो है प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखो, जनरली एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे क्रिएट होंगी? जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी, और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही क्या होती है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, किस वे में हम इनको जो है कंसीडर कर सकते हैं? तो देखो, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी होती हैं? लाइक फ्लड्स एंड क्लाइमेटिक चेंज जो है वो देखने को मिलता है, पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, एंड जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उनका इफेक्ट पड़ता है किस पर? एनवायरनमेंट पर। तो इंडस्ट्री से जो स्मोक रिलीज होता है वो क्या करता है? पूरी एयर को क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है, जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो जाता है। और इस पॉल्यूशन की वजह से ही जो है क्या होते हैं? फिर वेरियस जो है इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जो धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो क्राउडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, और क्राउडिंग ज्यादा हो रही है तो लेस नंबर ऑफ जो है क्या है? ट्री है। लार्ज स्केल पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से जो है हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट करने वाले जो पॉल्यूशंस हैं वो क्या हो रहे हैं? उनकी कंडीशन या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात की है। नेक्स्ट देखो, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट क्या होता है? एक्चुअल में जो टर्म है पॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या होता है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। तो देखो, पॉल्यूशन क्या होगा? पॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? पॉल्यूशन होता है जबकि फिजिकल और बायोलॉजिकल जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कोई भी जो है अनडिजायरेबल चेंज अगर देखने को मिलता है या अनडिजायरेबल चेंज क्रिएट होता है, तो फिर उस कंडीशन में जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? अफेक्ट हो जाता है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली जो है प्योर नहीं रहता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है? कंटामिनेशन की कंडीशन होती है, और कंटामिनेशन की कंडीशन होने की वजह से वहां पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और इसीलिए इसको फिर इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है। पॉल्यूशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है? कंटामिनेशन। क्या होता है? कंटामिनेशन। तो इसके लिए ये एक टर्म यूज की जाती है, पॉल्यूशन। क्लियर? नाउ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? पॉल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट आर कॉल्ड pollutants. Okay,
पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब पॉल्यूटेंट्स को जो है हम डिवाइड करते हैं या उनको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट में। टू पार्ट कौन कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, टू पार्ट कौन कौन से हैं पॉल्यूटेंट्स के? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। सो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? These are the pollutants which are those pollutants which are decomposes by microorganism and decompose and convert into simplest compound, because जो pollutants होंगे वो कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, बट जैसे इन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे देन ये किस में कन्वर्ट होंगे? सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड change into simple compound। सो क्या कहलाएंगे वो? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल्स: पेपर, wood, fruit peels, vegetable peels, cow dung या लिख देते हैं एनिमल डंग। Okay, so these are the example of biodegradable pollutants। सीवेज, पेपर, वूल, ये सभी क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है। इनको हम क्या बोल सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है इसका वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन क्या होंगे? सॉरी, पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट क्या होंगे? पॉल्यूटेंट्स विच आर डजंट डिकम्पोज, यानी कि ये स्मॉल कंपाउंड में या सिंपल कंपाउंड में डिकम्पोज नहीं होते हैं या डिकम्पोजेबल नहीं होते हैं। ओके, सो दीज पॉल्यूटेंट्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होंगे या पॉल्यूटेंट क्या होंगे? ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि क्या नहीं होंगे? डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि डिकम्पोजेबल नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं देखो इसके: DDT, प्लास्टिक्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट, एटसेट्रा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स। नाउ ये तो हमने बात की है किसकी? पॉल्यूटेंट्स की। नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे? देखो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है ना, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और जो पॉल्यूटेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पर जो है, या हम बोल सकते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है वो भी क्या होंगे? ऐसे मटेरियल जो क्या हो सकते हैं? डिकम्पोज इजिली हो जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
तो वो क्या कहलाएंगे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और ये मटेरियल्स जो है बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं जनरली, उनके थ्रू क्या होते हैं, स्मॉल कंपाउंड में क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर ये क्या होते हैं, अर्थ में जो है वापस से रिलीज हो जाते हैं। इनसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, अर्थ में चला जाता है। नाउ देखो यहाँ पर जो है 2 वेज है इनको रिसाइकलिंग करने के लिए। तो रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं इन मटेरियल्स की जो वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल। रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। तो मेनी नंबर ऑफ जो मटेरियल्स है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, उनको क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग का मीनिंग क्या होता है कि उनको क्या करना, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या उनको टर्न करना किसमें, यूजेबल प्रोडक्ट्स में। ओके, तो ये क्या कहलाता है, रिसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस करवा सकते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, उनको रिसाइकलिंग भी यहाँ पर किया जा सकता है, लाइक काउ डंग। ओके, कैटल डंग जो है वो इसका बेटर एग्जांपल होगा, बिकॉज देखो जो कैटल डंग है उसको क्या किया जा सकता है, उसको जो है बायोगैस का फॉर्मेशन उससे कराया जा सकता है और जो कि एज अ फ्यूल की फॉर्म में यूटिलाइज की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखो फिर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल by help of in maintaining ecological balance। ओके, सो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं। इसका एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, सॉइल से, और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट लेकर के उसको फूड की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब किए गए थे वाटर के साथ, वो कहाँ, वो हो जाते हैं स्टोर, वो फ्रूट में एब्जॉर्ब होते हैं। और जब इन फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं या हम फीड करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमारी बॉडी में ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और वेरियस प्रोसेस में यूज भी आ जाते हैं बहुत से जो न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो फिर आफ्टर डेथ जब क्या होता है, डिके की प्रोसेस होता है, डिकेइंग प्रोसेस होता है, जो कि डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे और जो बॉडी में जो वेरियस जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उन्हें क्या करेंगे, वो स्मॉल कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, वो स्मॉल कंपाउंड में उन्हें चेंज कर देते हैं और वो स्मॉल कंपाउंड में चेंज होने के बाद फिर से सॉइल में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इकोलॉजिकल बैलेंस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है एंड बैलेंस मेंटेन रहता है। क्लियर? ये तो हमने बात की किसकी, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो मटेरियल्स हैं उनकी। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स दैट मीन्स जिनको क्या नहीं किया जा सकता, स्मॉल कंपाउंड में तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, बट इनको भी हम क्या कर सकते हैं, देखो रिसाइकलिंग तो की जा सकती है ना। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि स्मॉल कंपाउंड में ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते हैं या नहीं उनको जो है ब्रेक किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नाउ यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो मटेरियल्स होता है वो क्या करता है, देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ये डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, और ये इजिली अगर डिग्रेड नहीं होंगे तो ये जो है एनवायरमेंट में क्या रहते हैं, कंटिन्यूअसली बने रहते हैं, और इनकी कंसंट्रेशन जो है एनवायरमेंट में क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, ज्यादा किया जा रहा है। तो इनको यूज जितना ज्यादा किया जाएगा उतना ही इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनके डिस्ट्रॉय होने में या इनको जो है डिसोसिएट डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा क्या लग जाते हैं, टाइम लगता है, या बहुत से इयर्स जो है कंज्यूम हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो है क्या करना चाहिए, इनका यूज कम करना चाहिए। ओके, तो जो टिन कैन होती है, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स जो हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, हमें नहीं पता है कि वो क्या होती है, हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, वो हार्मफुल है। बिकॉज जब प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे क्या होती है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, पॉइजनस गैस रिलीज होती है, जो एनवायरनमेंट को कैसा बनाती है, टॉक्सिक बना देती है। और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो सेवरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्लियर? और पॉल्यूशन तो होता ही है। नेक्स्ट देखो फिर रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है, जनरली क्या हो रहा है, डे बाय डे रेडियो एक्टिविटी का जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है या एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बिकॉज इनसे क्या रिलीज होता है, रेडिएशन, और रेडिएशन हमारी बॉडी में म्यूटेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, या हमारी बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं उनको ये क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, या उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ हो जाती है, और कैंसर के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्लियर? एंड अर्थ पर जो है टॉक्सिसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो जो प्लांट्स हैं जनरली उनमें भी क्या मिक्स हो रहे हैं, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और जब इन ये टॉक्सिक एलिमेंट जब प्लांट में मिक्स होते हैं तो वो फ्रूट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फ्रूट में स्टोर हो जाते हैं। और जब उन फ्रूट्स को जो है हेटेरोट्रॉफ जो है जनरली हर्बीवोर, कार्निवोर, इनके थ्रू जो है इनको जब ईट किया जाता है ओमनिवोर्स के थ्रू, तो उस कंडीशन में ये उन फूड चेन में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। और जब ये फूड चेन में एंटर हो गए तो फिर ये कंटिन्यूसली इनकी जो है क्या बनी रहेगी, क्वांटिटी जो है या इनकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। तो ये हार्मफुल क्या है, कॉज या हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ओके, क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो वे है रिसाइकलिंग के नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जो वे है रिसाइकलिंग के, तो वो क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स सच एज बायोमास हेल्प इन द रिटर्निंग ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। अगर हम क्या करें, रिसाइकलिंग करें किसकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम रिसाइकिल कर लें, तो फिर उनका रिसाइकिल का मीनिंग जो वेस्ट है उनको फिर से क्या कर लें, यूजेबल कंपाउंड्स में या यूजेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर लें। तो उस कंडीशन में इकोलॉजिकल जो पॉल्यूशन हो रहा है ना वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स
न्यू रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड। ओके, और अगर हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को ही रिसाइकिल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो न्यू रिमेनिंग जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन क्या होगा, कम होगा। सपोज दैट हम पेपर जो है, वेस्ट पेपर को ही फिर से पेपर फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रीज जो कंटिन्यूसली कट हो रहे हैं या फॉरेस्ट जो जिनकी कटिंग हो रही है वेरियस जो है हमारी नीड के लिए, तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा, उनकी कटिंग होना या उनका जो है यूटिलाइजेशन कम होगा। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग आर रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये वेस्ट मटेरियल का वॉल्यूम भी क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है अगर रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि रिसाइकलिंग होगी तो प्रोडक्ट्स कम यूज में प्रोडक्ट्स कम फॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वही प्रोडक्ट बार बार आप यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि रिसाइकिल करके उन्हें यूज कर रहे हो, तो उनका जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा, किसका, वेस्ट मटेरियल का। तो ये इसके जो है वेज होते हैं कि किस तरह से जो है रिसाइकलिंग की जा सकती है। क्लियर ना? ये तो हमने क्या डिस्कस किया, बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल जो है मटेरियल्स और उनकी रिसाइकलिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम क्या होता है, तो जनरली देखो इकोसिस्टम के बारे जो टर्म दी थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दी थी, ये टर्म डेंसले ने दिया था। ओके, ये टर्म नाउ देखो इकोसिस्टम जो यहाँ हम टर्म यूज कर रहे हैं, तो देखो इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है, इकोसिस्टम में बोथ जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पर इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स इसके क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से, लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर आप बायोटिक और एबायोटिक भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ देखो अब इकोसिस्टम होता क्या है, तो जो इसके कंपोनेंट्स है, नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म या थिंग्स हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटर रिलेट होती हैं। क्या होती हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये इंटर रिलेट होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनका एक दूसरे पर जो है क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अगर क्या होगा, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है लाइक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उससे अफेक्ट होते हैं ना, हम भी तो अफेक्ट होते हैं उनसे। अगर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, समर सीजन में हम भी तो अफेक्ट रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि समर सीजन में हम वुलन क्लॉथ यूज कर रहे हैं, होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। समर सीजन में क्या यूज करते हैं, कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम जो है वो क्या है, एक पूरा सिस्टम है जो जिसमें क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट है वो और नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ए कंपोनेंट इज बायोटिक components. बायोटिक कंपोनेंट्स, यस। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि कैसे हैं, लिविंग है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, ऐसे कंपोनेंट जो कि लिविंग है, और लिविंग कंपोनेंट में कौन आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर्स। ओके, हेटेरोट्रॉफ में ही हम डिकम्पोजर को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, सो students, in biotic components, autotroph or heterotroph
डिकम्पोजर भी आ जाएंगे, कंज्यूमर एंड decomposer. Okay, so these biotic components. So first of all, we have discussed the first component of biotic component. In the first component is autotroph. Autotroph is also called producer. Okay, क्या बोलते हैं इनको? प्रोड्यूसर कहा जाता है. अब इनको जो है प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? तो देखो ये जो है अपना फूड क्या करते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं. सो यहाँ पर और जो ग्रीन ट्री है एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, एंड एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की एबिलिटी रखती है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रोफ. दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म विच आर मेड देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ एंड प्रोड्यूसर्स. एंड ये किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुद अपना फूड क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? CO2 जो है और H2O जो होता है, CO2 and H2O combine to each other in the presence of chlorophyll and sunlight. Convert into glucose. Glucose is a food of plant and stored in a plant body. Okay, and in plant body this glucose is also called starch. It is stored in the form of starch and oxygen is released. So in this process solar energy is converted into chemical energy. Okay, in this process solar energy is converted into chemical energy. And so now forming food is stored in the form of starch, and after storing the and oxygen gas is released. Okay, so that's why these are called the autotroph, because they make their food on. Now second is consumer. Consumers are of three types. Consumers directly or indirectly dependent on producers and autotrophs. Okay, and consumers are involved in heterotroph. Okay, second is heterotroph, and in this consumer organisms which are depend on their food on the autotroph are called herbivores organism, and example of herbivores are goat, cow, buffalo, etc. But carnivores, next consumer is carnivore, secondary consumer. So secondary consumers are the organism and consumers which are depend on their food on herbivores are called carnivores organism, and carnivores examples are lion, tiger, crocodile, etc. Okay, now the omnivores are the organisms which are depend on their food are both plants and animals. Then these are called omnivorous organism. Omnivorous organism examples are crow, human being, cat. Okay, now the next point is decomposer.
Decomposers are microorganisms. Decomposers are microorganisms which are take their food and depend on their food as on the dead bodies. Okay, so are called decomposers. Decomposers क्या होते हैं? तो देखो ये जो है एज ए सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक हम इनको बोल सकते हैं, बट पैरासिटिक तो कंप्लीटली नहीं बोलेंगे इन्हें, बट हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें सैप्रोफाइटिक बोल सकते हैं. ओके, सो डीकम्पोजर क्या करते हैं? जो डेड बॉडी होती है उनको क्या करते हैं? ये उनकी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उन्हें डिसोसिएट कर देते हैं एंड उनको जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल कंपाउंड में, यानी कि सिंपल कंपाउंड्स में. ओके, सो ये इनका क्या रहता है? वर्क होता है. नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं या कुछ या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उसी पर ही रहते हैं. ओके, तो वो क्या कहलाएंगे? पैरासाइट्स. बिकॉज वो उस अदर एनिमल से क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं, यानी कि उसको तो वो उसके लिए तो उसको तो क्या करते हैं? लॉस करते हैं, यानी कि उसके लिए तो वो हार्मफुल होते हैं, बट उनको क्या होता है? प्रॉफिट होता है. ओके, जो पैरासाइट्स होते हैं उनको क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा तो उन्हें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. और प्रॉफिट होगा अगर तो क्या रहेगा? उससे उनको फूड मिल जाता है और रहने के लिए प्लेस भी अवेलेबल हो जाता है. तो लीवर फ्लूक जो होता है वो क्या होता है? इंटेस्टाइनल क्या होता है? वो फ्लूक है, ये इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म है. ओके, इसी तरह से सिमिलर टाइप से टैपवर्म जो है वो भी क्या है? जनरली जो है एनिमल्स की बॉडी में ही पाया जाता है. क्लियर? नाउ यहाँ हमने डिस्कस किए क्या? बायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट. So abiotic components are materials and energy are included. Then materials are water, soil, air. So these are atmospheric gases. These are the abiotic. These are the example of abiotic component, and abiotic component is further divided into three categories and three part. The first part is inorganic substance. Second is organic compounds, and the third is climate like. So first is inorganic substance. Inorganic substances like carbon, nitrogen, etc. The second is organic substance and compounds like carbohydrate, lipid, proteins, etc. Okay. Now the third point and third category is climate. Okay, climate like temperature, and light, pressure, etc. तो ये हमने क्या डिस्कस किए हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब देखो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे? एक
चार्ट या लीनियर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि वो हमें इजीली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे या इजीली लर्न हो जाएंगे। Ecosystem, their components are of two types. The first component is biotic component and the second is abiotic component. So biotic components are further divided into three categories. The three categories are plants. Plants are producers. Plants are producers. The second is animals. Animals are consumers. And the third is microorganisms. Okay, then microorganisms are decomposer. Now next, abiotic components are divided in two categories: physical factors and climatic factors. Physical factors are three types: soil, water, air. Okay. Now climatic factors are four types: temperature, light, humidity, and pressure. Okay, so it is a linear diagram of ecosystem and its components. Okay, so इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इन्हें लर्न कर सकते हो. क्लियर? ना देखो, अब इकोसिस्टम हमने स्टार्ट किया है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इकोसिस्टम के जो टाइप हैं, तो देखो एक इकोसिस्टम जो है वो थ्री टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है इकोसिस्टम? थ्री टाइप का. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड देन सेकंड इज मैराइन इकोसिस्टम. ओके, देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है इंक्लूडेड रहेंगे इसको, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो कि लैंड पर ही जनरली रहते हैं. अब इस इकोसिस्टम में जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन्वॉल्व रहेगा, देन क्रॉप इकोसिस्टम इन्वॉल्व रहेगा एंड फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम भी इसी में इन्वॉल्व होगा. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये चार इकोसिस्टम इन्वॉल्व रहेंगे. नेक्स्ट जो है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होगा, ऐसे जो है ऐसा इकोसिस्टम जो कि फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, लेक एंड जो स्ट्रीम्स है जनरली उनमें जो इकोसिस्टम होगा वो इकोसिस्टम क्या कहलाएगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ओके, देन नेक्स्ट जो इकोसिस्टम है वो है मैराइन इकोसिस्टम, जो कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम है. ओके, एंड यूनिफॉर्म एक्वेटिक इकोसिस्टम भी इसको कहा जाता है. सो मैराइन इकोसिस्टम जो है वो कैसा है, लार्जेस्ट है, क्योंकि इस इकोसिस्टम ये इकोसिस्टम जो है कहाँ देखने को मिलता है, जनरली ओशियंस एंड सी में जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि जो वाटर है वो वही मैराइन जो वाटर है वही कैसा है, सॉल्ट वाटर है.
तो उसमें तो वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है देखने को मिलते हैं, तो वो इकोसिस्टम क्या कहलाएगा, मैराइन इकोसिस्टम। अब देखो कुछ ये तो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। अब कुछ इकोसिस्टम कैसे होते हैं, कुछ इकोसिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल भी होते हैं या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं, जो कि मैनमेड होते हैं, यानी कि मेंस के थ्रू ही उन्हें बनाया जाता है। तो गार्डन एक्वेरियम जो है जनरली क्या होते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम में, तो इन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं। ओके ना, देखो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, फूड चेन, फूड वेब। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर।